तो एपिसोड 2 में हम लोग देख पाते हैं किंगयान को, और वो ये सोच रहा था कि इस समय पर मुझे किसी को भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब माउंट लांगिया में गया था अपना कल्टीवेशन करने के लिए, तो उसे वहां पर सच में बैंड्स का मुकाबला करना पड़ा था। लेकिन उनके मरने की वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें गिरने की वजह से किंगयान पहुंच चुका था इमोर्टल रियल्म के अंदर, जहां पर जाने की वजह से उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां पर लोग इमोर्टल बनने के लिए आते हैं, अपने कल्टीवेशन को हजारों गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। इमोर्टल वर्ल्ड के जो रूल है वो रिमोर्टल वर्ल्ड से तो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही नियम चलता है कि जो ज्यादा ताकतवर है सिर्फ वही जिंदा रहेगा। अगर तुम वहां पर किसी के लिए नर्म दिली दिखाओगे तो किसी का खाना बन जाओगे। बड़े इमोर्टल्स के सामने ये छोटे लोग तो सिर्फ और सिर्फ चींटी के समान ही है। इस दुनिया में प्यार करने वाले जो लोग एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर वही एक दूसरे की जान ले सकते हैं अर्तेजस को प्राप्त करने के लिए। और सच में किंगयान ने उस दुनिया के अंदर अपना जो समय बिताया है, अपना जो एक्सपीरियंस लिया है, उसे तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपने आप से 100 गुना ज्यादा बड़े जॉइंट्स को भी पलक झपकते ही जान से मार दिया है। उसने जो उस दुनिया में रहते हुए करीबन 3000 सालों तक अपना कल्टीवेशन किया, उसकी वजह से वो कुछ ऐसे लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिससे कि उसकी जो पावर्स है वो इनफिनाइट लेवल तक जा चुकी थी, और वो पहुंच चुका था इमोर्टल रियल्म के सुप्रीम लेवल में, क्योंकि वहां पर पाए जाते थे 10 ग्रेट इमोर्टल अपेयरर्स, और उन्हीं का भी लॉर्ड बन चुका था हमारा किंगयान। और इन बीते हुए 3000 सालों में उसने सबसे ज्यादा मिस किया था अपनी फैमिली को। इसी वजह से वो अपना सारा कल्टीवेशन गवाते हुए वापस आ गया था अपने इमोर्टल रियल्म में। लेकिन जिस समय पर वो बैरियर को तोड़ते हुए अपनी इस सोड का यूज करते हुए अपनी दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक से उसको रोकने के लिए वहां पर आ गया था केओस एंशिएंट बीस्ट। यहाँ तक कि उसने तो किंगयान के इस प्रोसेस को लगभग फेल ही कर दिया था, क्योंकि किंगयान का जो ध्यान है वह वहां से हट चुका था और अब वह मुसीबत में फंस चुका था, जिसकी वजह से किंगयान गुस्से के साथ में उस बीस्ट के ऊपर हमला करने लगता है और उसे अपनी पावर्स की मदद से सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर वो जो पोर्टल होता है वो अनस्टेबल तरीके से काम करने लगता है। इसी वजह से अब किंगयान को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर को दबाकर तुरंत के तुरंत ही उसी पोर्टल की तरफ ही जाने लगता है। यहाँ से निकलने के लिए उसकी स्वॉर्ड हाथों से निकलने ही वाली थी, तभी बीस्ट ने दोबारा से हमला कर दिया था। जब तक किंगयान उसको मारकर दूर भगाता है, तब तक वो स्वॉर्ड किसी और ही दुनिया में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे यह पोर्टल को कंट्रोल करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपने कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके हाथ में रह जाती है तो केवल और केवल उसकी तलवार की म्यान। लेकिन उसके पास में अभी भी इमोर्टल लॉर्ड का वो टैलेंट होता है, जिसकी वजह से वो कम पावर होने के बाद भी अभी भी इमोर्टल लोगों से ज्यादा समझदार और ताकतवर तो था ही, और उसके लिए कम समय में ज्यादा रियलम को ब्रेक थ्रू करना ये भी चीज आसान हो गई है। और अब हम लोग देख पाते हैं किंगयान के अंकल के बेटे को, जिसका नाम होता है यूजुवान, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और यहाँ पर नशे कर रहा था, जिसके पीछे से तभी किंगयान पहुंच जाता है और कहता है कि ब्रदर जुवान, तुम्हें ऐसा करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। जिसकी आवाज को सुनते ही यूजुआन काफी खुश हो जाता है और अपने भाई को गले लगाता है। किंगयान जैसे उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि असल में यूजुआन अपने लेफ्ट हैंड को गवा चुका था। वो यूजुआन के दिमाग को पढ़कर कोशिश करता है ये जानने की कि असल में इसके साथ में ऐसा क्या हुआ। किंगयान कहता है कि यूजुआन, मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ। मुझे सिर्फ एक बार बता दो ये किसने किया है, मैं उसका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। यूजुआन कहता है कि मेरे लिए बदला लेने की वजह से पूरी यून फैमिली ही खत्म हो जाएगी। तो किंगयान वहीं पर बैठकर अपने मन में यह सोचने लगता है कि ब्रदर यूजुआन एकदम ही सेम है, वैसे ही जैसा कि वो बचपन में था, क्योंकि जितने बड़े मसले में वो फंसता है वो उतना ही ज्यादा उन चीजों को दबा के रखता है। किंगयान कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारी रिकवर करने में हेल्प जरूर से करूंगा, और जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, जिससे कि पूरे त्यान यूनन डायनेस्टी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि यून फैमिली के लोगों को चैलेंज कर सकेगा। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं किंग शायान को, जो कि एक फर्नेस की मदद से कुछ मेडिसिन को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिनसे वो मेडिसिन को बनाता है और अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब भी कर लेता है, जो चीजें उसके कल्टीवेशन को एकदम रैपिड फायर के जैसे बूस्ट कर देती हैं। किंगयान कहता है कि यह तो अच्छा हुआ जो कि मेरे पास में इमोर्टल लॉर्ड का टैलेंट है, जिसकी वजह से वो जितनी चाहे उतनी बेहतर पिल को बना सकता है। वो यही चीजें हैं जो कि उसके कल्टीवेशन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन उसके पास में कम समय और कम मटेरियल होने की वजह से वो चंद पिल्स को ही बना सकता था, जिनको वो बना भी चुका है, जिनकी मदद से कम स्टार रियल्म के 4th स्टेज में तो पहुंच ही जाएगा। इसी वजह से उसके जीतने के चांसेस अभी भी उतने नहीं होते जितने की होने चाहिए थे। लेकिन तभी हम लोग इसी पवेलियन के गहराई में देख पाते हैं एक एल्डर को, जिनको ऊपर की तरफ हो रहे कल्टीवेशन के बारे में पता लग चुका था।
कहते हैं कि कोई तो ऐसा है जो कि हेवन ग्रेड की टेक्निक्स का यूज कर रहा है, जरा देखूं तो वह कौन है और किसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ गई जिसकी वजह से वो एल्डर तुरंत ही अपनी फुल रफ्तार के साथ में पहुंच जाते हैं टॉप पवेलियन में, जहां पर मौजूद होता है किंग गैन, और वो एक साथ ही कई सारे टेक्निक्स को सीख रहा था। वो कहते हैं कि इसको तो कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन, और ये खुद से ही आखिर किसने बना ली जो काम करने की एबिलिटी इमोर्टल्स के अंदर ही होती है। तभी हम लोग किंग गैन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देख पाते हैं, जहां पर वो अपने लिए बेहतर से बेहतर टेक्निक को खोजने की कोशिश कर रहा था और हर एम टेक्निक को उसी मोमेंट पर सीख भी रहा था, जो चीज सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है क्योंकि वो टेक्निक एक दूसरे के साथ में जुड़ते भी जा रही थी। किंग यान कहता है कि वैसे मैं जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूं वो अभी भी टॉप लेवल की नहीं है, लेकिन उसे यांग किंग से फाइट करने के लिए, उसके साथ मैटर सुलझाने के लिए ये टेक्निक काफी है, बल्कि ज्यादा ही है। जिन सभी टेक्निक्स को भी इकट्ठा कर चुका था और उनको सीख भी चुका था, लेकिन एक मंकी टेक्निक होती है जो कि यहाँ से वहां पर भाग रहे थे उसके पास में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पास में होती है स्पीड, जिससे कि वो पलक झपकते ही कहीं से कहीं जा सकता है। लेकिन आखिरकार किंग यान उसको पकड़ के उसे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर ही लेता है, जिसकी वजह से अब उसके पास में भी स्पिरिचुअल मंकी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की लाइटनेस स्किल आ जाती है, जो कि फ्यूचर में उसके काम में आएगी किसी भी अटैक से उसको ब्लॉक और फाइट में बचाने के लिए। जब किंग यान इन चीजों को प्रैक्टिस कर ही रहा था, उसी मोमेंट पर वो एल्डर की स्पिरिट वहां पर आकर वो किंग यान पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेक्निक्स को चुराने की। जो दोनों ही जब एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो सच में यहाँ पर पावर्स का बवंडर सा आ जाता है। वो एल्डर भी किंग यान के सामने टिक नहीं पाता और सारी टेक्निक्स की बुक्स अब नीचे गिर जाती है। वो एल्डर किंग यान से कहता है कि क्या तुमने वाकई में इतनी सारी टेक्निक्स को एक ही समय पर सीख लिया। किंग यान पलक झपकते ही उनके सामने आकर कहने लगता है कि सुप्रीम एल्डर, अभी तो मुझे थोड़ा ही समय हुआ है और मैंने अभी चंद टेक्निक्स को ही सीखा है। जिसके तुरंत बाद यहाँ से चला जाता है और सुप्रीम एल्डर उसे केवल देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद अब फाइनली 7 दिनों का समय बीत चुका था और मैदान के अंदर सभी लोग इंतजार कर रहे थे याना किंग का और किंग यान का। वो चारों ही एल्डर तभी देखते हैं कि आसमान से अब अवते हुए आ रहा है याना किंग, जो कि ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही बिहेवियर से अच्छा होता है। सभी लोग हमेशा ही उसके कारनामों से परेशान रहते हैं। वह तभी ग्रैंड टेलर के सामने आकर उनसे कहने लगता है कि पिताजी, आपने किंग यांग जैसे मच्छर को मारने के लिए मुझ जैसे बाज को क्यों बुला लिया? आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती होगी? क्योंकि कल रात ही मैंने स्टार रियलम के 7th स्टेज को भी प्राप्त कर लिया और अगर मैंने गलती से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो इसकी वजह से तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने उसको पब्लिकली नहीं हराया तो लोग आखिर तुम पर भरोसा कैसे करेंगे कि तुम एक क्लेन लीडर बनने के लायक हो। यंग किंग कहता है कि पिताजी, मैं इन चीजों के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरा तो सपना है कि मैं इस पूरे तियानयू डायनेस्टी का लॉर्ड बनना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनते ही चारों तरफ ही जितने भी दर्शक होते हैं वह सभी के सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग यह जानते हैं कि यांग किंग एक नंबर का गधा है और अगर वो क्लेन लीडर बन गया तो हम लोगों का तो जीना ही मुश्किल कर देगा और यून फैमिली खुद से ही बर्बाद हो जाएगी। जिस मोमेंट पर तभी उन लोगों के बीच से निकलते हुए सामने आ जाता है किंग यान, जो कि ये कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं बचपन से इसको पीटते आ रहा हूँ जब ये अपने पैंट में मुंह दिया करता था। फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ का प्लेन लीडर बन जाएगा। इसके तुरंत ही बाद अब वो यांग किंग के सामने पहुंच जाता है, जो कि उससे ये कह रहा था कि वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि आखिर पैंट में कौन मुतेगा। किंग यान कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा समय और देता हूँ, अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दो। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।